सीबीएसई के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने हमारी पढ़ाई के लिए यह समय पर रोड मैप प्रदान किया है। कोरोना महामारी को देखते हुए सीबीएसई का बड़ा फैसला। Today I'm here to review the new assessment policy which is out for 12 boards yesterday only, and in my view I think it's definitely welcoming for all of the students. सीबीएसई की 10वीं 12वीं के लिए नई असेसमेंट स्कीम। दो 2021-22 के एकेडमिक सेशन के लिए 10वीं और 12वीं के सिलेबस में बड़े बदलाव। सीबीएसई के 2021-22 के एकेडमिक सेशन को 2 टर्म में बांटा गया। साल 2021 के बैच के लिए बोर्ड परीक्षाएं 2 बार में करवाई जाएंगी। हर टर्म में 50% सिलेबस को कवर किया जाएगा। पहले टर्म की परीक्षा नवंबर-दिसंबर और दूसरे टर्म की मार्च-अप्रैल में होगी। हर एक टर्म के आखिर में बटे हुए सिलेबस के आधार पर परीक्षाएं होंगी। सीबीएसई प्रश्न पत्र तैयार करके स्कूलों को भेजेगा। आंसर शीट के मूल्यांकन की प्रोसेस भी बोर्ड ही तय करेगा। स्टूडेंट पहले और दूसरे टर्म में जो नंबर हासिल करेंगे उसके आधार पर फाइनल मार्कशीट तैयार होगी। नया पैटर्न, नए सवाल। स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। कोरोना महामारी ने पिछले 2 वर्षों से बोर्ड परीक्षाओं को लेकर अनिश्चितता पैदा कर दी है। वैश्विक संक्रामक महामारी से बचाव के कारण लगाए गए लॉकडाउन से छात्रों और शिक्षा के क्षेत्र दोनों को बहुत नुकसान हुआ है। सीबीएसई ने कोरोना काल में पढ़ाई के लिए नई योजना तैयार की है। नई योजना के तहत भविष्य में कोरोना जैसी महामारियों के दौरान भी परीक्षाएं और मूल्यांकन कार्य प्रभावित नहीं हो और न ही बार बार बदलाव करने पड़े। 10वीं और 12वीं के सिलेबस में बड़े बदलाव हुए हैं। इसके तहत साल 2021 के बैच के लिए बोर्ड परीक्षाएं 2 बार कराई जाएंगी। कई बड़े बदलाव और भी हैं, ये सब जानेंगे हमारे गेस्ट पैनल के साथ। तो चलिए देखते हैं, नया पैटर्न, नए सवाल। और मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। संजय पाराशर जी शिक्षाविद हैं, सुनील शर्मा जी अभिभावक हैं और सपना योगी स्टूडेंट हैं, 12th क्लास में अपियर कर रही हैं। आप सभी का स्वागत है न्यूज़ 18 राजस्थान पर। सपना, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। ये जो न्यू पैटर्न आया है सामने, आपने इसे समझा, आपका क्या रिएक्शन है? आपको क्या लगता है कैसा है ये पैटर्न? पहला रिएक्शन तो ये है कि एटलीस्ट हम लोगों को पता है, लास्ट ईयर की तरह नहीं है ये कि हमें बिल्कुल नहीं पता। जो लास्ट ईयर स्टूडेंट्स थे उन्हें बिल्कुल भी ऐसा अंदाजा नहीं था और वो बहुत अनसर्टेनिटी में थे, बहुत टेंस थे कि एग्जाम हो रहे हैं या नहीं हो रहे। उन्हें तो मतलब वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कि पढ़े या ना पढ़े। तो एटलीस्ट हमें ये पता है कि क्या हो रहा है, तो ये एक अच्छी बात है कि वेलकमिंग है जो भी है। मतलब एटलीस्ट एक नक्शा, एक रोड मैप दे रहा है आपको फ्यूचर के लिए, कम से कम 12th क्लास के को लेकर। लेकिन सपना, 11th की मार्किंग भी एक टाइम पर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है इसमें, क्योंकि इसमें बहुत सारे इफ एंड बट्स हैं। तो क्या वो वेलकमिंग है? नहीं, ऑफ कोर्स ऐसा है कि मतलब अनक्लैरिटी है। मतलब अगर
वो जो फाइनल्स हैं 2 बार होने वाले हैं, अगर मान लो दोनों बार ही नहीं हो पाए तो, और अगर एक बार हो भी गया तो उसके बाद अगर थर्ड वेव आ गई और सेकंड वाला नहीं हुआ तो फिर ये है कि 11th में हम लोगों ने इतना कुछ खास परफॉर्म किया नहीं है। एवरीबडी नोज इट, ऑनलाइन थे एग्जाम्स तो चीटिंग होती है और मतलब हम नॉलेज नहीं ले पाए इतना। तो ये है कि नहीं, अगर हो तो ऑफलाइन ही हो, वरना ऑनलाइन तो ऐसे ना होने के बराबर ही है ऑलमोस्ट, बिकॉज एवरीबडी विल चीट। सो अब कौन। ठीक है सपना, मैं आता हूं आगे आपके पास। सुनील शर्मा जी, एज अ पेरेंट ये नया पैटर्न आप वेलकम करेंगे या आपके अपने कुछ डाउट्स हैं इसे लेकर? नहीं सर, मैं इस सिस्टम को वेलकम करूंगा। बहुत सही समय पर और बहुत सही तरीके से सीबीएसई ने जो है इस पैटर्न को हमारे तक पहुंचाने की कोशिश की है, सब तक, स्कूल्स तक या पेरेंट्स तक भी हम अगर देखें तो ये सही समय पे, क्योंकि यही वो समय है जब असल में बच्चा जो है अपने करियर को लेके थोड़ा सा चिंतित होता है और वो तैयारी करना शुरू करता है। तो जुलाई का महीना जहां स्कूल्स रीओपन हो रहे हैं आफ्टर समर वेकेशंस, बच्चा सोचता है कि अब आगे एग्जाम कब होंगे, किस तरीके से होंगे, चिंता उसको जो रहती है, उस चिंता का निवारण जो है सीबीएसई ने कर दिया इस सर्कुलर के थ्रू, कि अब आपको बिल्कुल क्लियर है कि आपको पूरे साल भर में 2 टर्म एग्जाम्स देने हैं और उनके बीच में पीरियोडिक एग्जाम्स होंगे जिनके अंदर आपको एग्जाम्स में परफॉर्म करना है। डिलेमा वाली कंडीशन नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, जैसे अभी लेकिन सुनील जी, क्या आप ये समझ पा रहे हैं कि जो भी एग्जाम होगा या जो भी बीच के पीरियड में होंगे उन सबको 100% सिंसियरिटी के साथ देना ही पड़ेगा, क्योंकि इफ एंड बट्स की कंडीशन में अब हर एक दिन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मतलब बच्चे पर प्रेशर अब साल भर रहना है, वो किसी भी चीज को लाइट नहीं ले सकता। नहीं सर, मैं इसको प्रेशर नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, नो डाउट बच्चे को सारे साल तैयारी करनी पड़ेगी। जो हमारा सतत शिक्षा का जो सरकार कहती है कि सतत शिक्षा, तो वो सतत शिक्षा ही है ये कि आपको सारे साल छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ाई करनी है और छोटे छोटे टुकड़ों में आपको एग्जाम भी देने हैं। और फिर उसके बाद मैं तो बहुत अच्छा निर्णय मानता हूं कि आप पूरे साल भर का लेके और फिर आखिर में एक बार एग्जाम करवाने की बजाय 50% का एक बार करवा रहे हैं और 50% का एक बार करवा रहे हैं। यानी डेफिनेटली बच्चे की परसेंटेज परफॉर्मेंस जो है मेरे को लगता है कि इसमें इंप्रूव होगी, अच्छी होगी। ठीक है संजय जी, देखिए मोटे तौर पर देखें, मोटे तौर पर तो मिड टर्म और फाइनल एग्जाम ये तो हमेशा से होती रही है। बस अंतर यह है कि पहले मिड टर्म को स्कूल बनाता था, लेकिन अब बोर्ड या एजेंसी बनाएगी। कहने का मतलब है कि अब बच्चे को 2 बार बोर्ड एग्जाम्स देनी है। देखिए, ये कंपटीशन की प्रक्रिया से बच्चा जितनी बार गुजरेगा, मैं इसके बैकग्राउंड में जाना चाहूंगा। अभी हाल ही में सीबीएसई ने एक सर्वे करवाया था और उस सर्वे में जो प्रश्न पूछे गए थे वो नितांत आवश्यक प्रश्न थे, जैसे कि सिलेबस कितना रेशनलाइज होना चाहिए, आपकी स्टडी का पैटर्न क्या होना चाहिए, क्या आपके पास में वो सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट थे, क्या आपके पास में इरेटिक जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है जो अमूमन देखने में आती है तो क्या वो बराबर सप्लाई थी, क्या आपको सही तरीके का स्टडी मटेरियल स्कूल के द्वारा प्रोवाइड किया गया, क्या टीचर से आपकी कनेक्टिविटी, आपके बराबर जो कम्युनिकेशन है वो बराबर बना रहा, क्या आपकी टेस्टिंग बराबर होती रही। तो वो जो अभिभावक, माननीय अभिभावक सुनील शर्मा जी जो कह रहे हैं, मैं उनकी बात से इत्तेफाक रखता हूं कि कंटिन्यूअस असेसमेंट की प्रक्रिया से बच्चों को गुजरना ही होगा। और जब इस कंटिन्यूअस असेसमेंट की प्रक्रिया से वो गुजरेंगे तो एक कॉम्पिटिटिव वातावरण उनके लिए निर्मित होगा, चाहे वो नीट का एग्जामिनेशन फाइट करेंगे या जेई का करेंगे या क्लेट का करेंगे या एनडीए और जिस भी कंपटीशन में वो जाना चाहेंगे। जब इस कंटिन्यूअस असेसमेंट की प्रक्रिया से वो बच्चे अपने आप को निकालेंगे तो उनके अंदर एक प्रकार का प्रतियोगी विकसित होगा। संजय जी देखिए, अब ठीक, ये वो एक पुराना गाना मुझे याद आ रहा है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। अब बच्चों के साथ भी यही होने वाला है कि हर कदम पे एक नई जंग से उन्हें गुजरना है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि देखिए हर रोज एक सा नहीं होता, किसी भी स्टूडेंट के लिए भी, किसी भी खिलाड़ी के लिए भी हर रोज एक सा नहीं होता। किसी किसी दिन उसका डाउन होता है, वो उस दिन अपने 100% पे नहीं होता, लेकिन अब आपको हर वक्त अपने 100% टो पर रहना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि जब मिड टर्म होगा और जब फाइनल ईयर एंड एग्जाम होगी, दोनों में आपको अपना 100% देना है, क्योंकि एक भी बिगड़ा या एक दिन भी खराब गया तो पूरा एवरेज नीचे आ सकता है।
बिल्कुल बिल्कुल ये है, और इसके लिए स्कूलों ने अपने स्तर पे जो है वो तैयारी कर ली है कि मिड टर्म से पहले वो किस तरीके का इंटरनल असेसमेंट होना है। सीबीएसई ने उसके लिए भी कहा है कि अगर कोई बच्चा किसी प्रकार से अगर मिड टर्म में या फाइनल में अच्छा स्कोर नहीं कर पाता तो उसके लिए इंटरनल असेसमेंट भी है। एक थियरी का पार्ट और प्रैक्टिकल का पार्ट जो है वो अहम रोल अदा करता है। अगर किसी के पास 100 मार्क्स में से 70 नंबर अगर उसके थ्योरी के हैं तो 30 नंबर उसके पास में इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट फाइल बनाने की भी है। तो ये एक सतत मूल्यांकन की प्रक्रिया का असेसमेंट और असाइनमेंट दोनों चीजें हैं। हम जब असेसमेंट की बात करते हैं तो वो कंटिन्यूअस असेसमेंट है। जब हम असाइनमेंट की बात करते हैं तो बच्चे को दिया जाने वाला जो होमवर्क है, प्रैक्टिस वर्क है, या उसके विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियों में वो बच्चा पार्टिसिपेट करता है साल भर, उसके लिए सीबीएसई ने कहा है कि आप बच्चे का एक पूरा प्रोफाइल बना के रखिए, उसका एक पोर्टफोलियो बना करके रखिए, और उस पोर्टफोलियो के आधार पे जरूरत पड़ने पे बच्चे को मॉडरेशन करके और उसको अंकों का बेनिफिट दीजिए आप। तो जो बच्चे किसी वजह से अगर मिड टर्म में और फाइनल एग्जामिनेशन में अच्छे अंक हासिल नहीं कर पाते हैं, उनके लिए यहाँ परेशान होने की जरूरत नहीं है। उनके लिए भी मॉडरेशन पॉलिसी है, और वो मॉडरेशन पॉलिसी पिछले सालों में भी इफेक्टिव रही है। और अभी जब रिजल्ट 2021 का बन रहा है, मैं आपसे आगे बातचीत जारी रखता हूं। देखिए अभी क्या स्थिति है, मुझे लगता है कि ये सीबीएसई का एक ट्विस्ट रहा है कि फाइनल मार्क करके जो भी चीज होगी वो दरअसल डिफरेंट सिनेरियो, डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट मार्किंग के तौर पर सामने आ जाएंगी। मैं इसे कुछ ही पलों में एक्सप्लेन भी करता हूं, लेकिन एक बार फिर सपना, मैं आपके पास आ रहा हूं। एमसीक्यूज के लिए प्रिपेयर करना है, थ्योरी के लिए प्रिपेयर करना है, कभी भी एमसीक्यू हो सकता है, कभी भी थ्योरी का पोर्शन आ सकता है। ओवरऑल मतलब हर डे ऑन टोज रहना कितना मुश्किल हो सकता है? देखो, एमसीक्यूज और थ्योरी के लिए प्रिपेयर करना ये तो वन एंड द सेम थिंग। इफ यू गो थ्रू द चैप्टर सीरियसली तो आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा, कुछ भी आए तो वो तो ठीक है, लेकिन ऑन टोज रहना ये मुश्किल है, स्पेशली कोरोना में जब आप घर पे रहते हो। जब आप पढ़ रहे हो तो आपको मम्मी ने बोल दिया चल बेटा अभी खाना खा ले, या फिर सब अभी नई फिल्म देख रहे हैं सब बैठ के, तो वो एक हर्डल्स आ जाते हैं घर पे। और जैसे हम कभी मेहमान आ गए अचानक से, मम्मी पापा दोनों वर्किंग है और ऐसे वर्क में हैं जो अभी मतलब वो कोरोना में बाहर जा रहे हैं, तो मतलब वो फ्रंट लाइनर्स है, तो इसलिए अब ऐसा होता है कि वो आ गए तो अटेंड कौन करे, फिर मैं ही करूँ तो फिर मुझे क्या, मतलब क्लास में तो टीचर्स को भी पता नहीं लगता, तो आप म्यूट करके वीडियो ऑफ करके फिर आप अटेंड, मजबूरी सी हो जाती है कि आप करोगे ही, पूछोगे तो सही एटलीस्ट कि हाँ बैठो पानी पियो, फिर बोल दो कि ठीक है अब मैं क्लास के बाद आती हूँ, फिर आप चाय बना के पिला दो, लेकिन एक बार तो आप अटेंड करोगे। तो ये जो हर्डल्स हैं थोड़े ऐसे हैं कि अनअवॉइडेबल है। लेकिन सपना देखिए हम लोग भी 10-12 से निकले हैं, हम लोगों को भी पता है बोर्ड एग्जाम्स और बोर्ड एग्जाम्स का प्रेशर क्या होता है, लेकिन एक ही साल में 2 बार बोर्ड एग्जाम का प्रेशर लेना मेरे बस की बात तो नहीं थी। मतलब अगर आज मैं सोऊं और मैं ये सपना देखूं कि मुझे 2 बार बोर्ड एग्जाम देना है एक ही साल के अंदर, तो वो प्रेशर मैं तो नहीं सहन कर सकता। तो मतलब इंडिपेंडेंटली आपके लिए नहीं, आपके फ्रेंड्स भी हैं, आप भी जानते हैं कौन कितना पानी में होता है, कितना नहीं होता है, हर कोई क्या इतना प्रेशर 2 बोर्ड एग्जाम्स का एक ही साल में टैकल कर सकता है। तो फिर भी ये है ना हमारे पास कि हम 50-50% दे रहे हैं, तो वो एक ऐसा लाइट है कि चलो ठीक है कंपनसेशन मिल गया हमको, तो हम उसके लिए सेटल हो जाएंगे कि ठीक है वी एक्सेप्ट दिस। ठीक है, एक बार फिर संजय जी मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए कितने मैं फिर इफ एंड बट्स की कंडीशन उठाऊं। एक कंडीशन तो ये है कि आपने टर्म 1 में एमसीक्यू के थ्रू दे दिया, टर्म 2 में अगर चीजें फिर भी थोड़ी सी सुधरती है तो एमसीक्यू और थ्योरी हो जाएगी, लेकिन उस कंडीशन में फिर टर्म 2 के मार्क्स को ज्यादा वेटेज मिल जाएगा, टर्म 1 का उतना वेटेज नहीं रह जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि टर्म 1 में अगर थ्योरी की स्थिति बन सकती है, नवंबर-दिसंबर में हालात नहीं बिगड़ते हैं, तो फिर आप टर्म 1 में ही एमसीक्यू और थ्योरी ले लेंगे, और टर्म 2 में जाके अगर चीजें बिगड़ जाती हैं तो फिर वहां पर सिर्फ एमसीक्यू होगा, लेकिन वेटेज टर्म 1 का बढ़ जाएगा। तो अभी तक की जो गाइडलाइंस है उसमें जो टर्म 1 है उसमें पूरी तरीके से एमसीक्यू बेस्ड जो एग्जामिनेशन होगा बोर्ड द्वारा प्रोवाइडेड है। अगर स्थितियां सामान्य होती है तो ऑब्वियसली पॉलिसी जो है वो चेंज की जा सकती है, बट अभी की पॉलिसी तो यही कहती है कि आपको नवंबर-दिसंबर में जो सीबीएसई द्वारा जो एग्जामिनेशन आयोजित किया जाएगा उसमें आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। और सबसे बड़ी रिलीफ ये देखिए स्वप्निल कि आपका अभी रैशनलाइजेशन सिलेबस का होना बाकी है। सिलेबस के रैशनलाइजेशन होने के बाद में आपको 50-50% दोनों टर्म के लिए दिया जाएगा, तो बच्चे के ऊपर उतना बर्डन नहीं है। और दूसरी बात रही एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस की, उनकी जो टाइपोलॉजी होती है, उनकी जो क्वेश्चंस की फ्रेमिंग होती है, बनावट होती है, उसमें बच्चे का पार्टिसिपेशन अंडरस्टैंडिंग को लेकर के, रिमेम्बरिंग को लेकर के
और असेसमेंट को लेकर के, इवैल्यूएशन को लेकर के टर्म 1 में इतना भी अच्छा थ्योरी होता की है। कंडीशन बन सकती है, मतलब एज पर अगर डिफरेंट बन सकती सिचुएशंस है में तो उन्होंने उसको- लिखा है बिल्कुल। कि बोर्ड विल कंडक्ट टर्म 1 एंड टर्म 2 एग्जामिनेशंस एट स्कूल सेंटर्स एंड द थ्योरी मार्क्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन द 2 एग्जाम्स। अगर कंडीशंस पूरी तरह सुधर जाती हैं तो इसका मतलब यह है कि अगर नवंबर दिसंबर में सुधरती है तो हो सकता है थ्योरी यहां हो जाए, तब उसका वेटेज बढ़ जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर वो ये सारा बोर्ड की पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो नवंबर दिसंबर में क्या स्थितियां बनती है। वहां हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों प्रकार का पेपर लिया Exactly. जाए, और हो सकता है कि नवंबर दिसंबर की स्थितियां सामान्य हो और आपकी मार्च अप्रैल की स्थितियां अगर भयावह हो तो वहां पे वापस हमको जो है वो और ऑब्जेक्टिव मोड पे जाना पड़ इसीलिए सकता है। मैं एक शब्द पे क्लैरिफिकेशन चाह रहा था, और मैं चाह रहा था कि उस पर बातचीत हो अगर हो सके तो। एक कंडीशन ये कह रही है कि जब फाइनल मार्किंग होगी, मान लीजिए उस कंडीशन में कि अगर चीजें नहीं ही सुधरती हैं और दोनों ही एग्जाम्स में बच्चा घर पे है संजय जी, तो फिर हम जो मार्क्स बनाएंगे टर्म 1 और टर्म 2 का तो होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ डेटा एनालिसिस होगा। अब डेटा एनालिसिस कहने का मतलब है कि उससे पहले की क्लास, मान लीजिए 10th का बच्चा है तो 9th क्लास प्ले में आ जाएगी, 12th का बच्चा है तो 11th की परफॉर्मेंस प्ले में आ जाएगी। तो ये डाटा एनालिसिस भले ही आप टर्म 1 टर्म 2 में कितना ही बढ़िया परफॉर्म कर लो, मान लो वहां पर 70 और यहां पर 95, तो वो तो उसको नीचे ले आएगा। हाँ, पर अभी का भी अगर आप देखें तो जो सीबीएसई ने फॉर्मूला बनाया था 12th के लिए 30-30-40 का रेशो रखा उन्होंने, तो अगर यही स्थितियां रहती हैं तो उस वक्त जो 12th वाले बच्चे का जो रेशो होगा वो इन कंपैरिजन टू 9th और 10th और 11th जो भी सीबीएसई डिसाइड करती है, क्योंकि सीबीएसई हमेशा उस पक्ष को मजबूत देकर के चलती है जहां बच्चे ने ऑफलाइन एग्जामिनेशन दिया है या फिर किसी एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा आपकी टेस्टिंग हुई है। तो 10th का एग्जामिनेशन, चूंकि अभी जो 12th वाले बच्चे इनका 10th का एग्जामिनेशन हुआ है, लेकिन जो बच्चे 2021-22 में बोर्ड का एग्जामिनेशन देंगे, अगर उनका 11th वैसा ही निकला हुआ है जैसा कि अभी निकला है 11th क्लास काफी जगह, तो उस स्थिति में उसका परसेंटेज जो है वो सीबीएसई को कम रखना होगा। जो अभी 30% 10th का लिया है, 11th अपने 30% लिया है और 40% जो हमने 12th का लिया है। तो ये सब स्थितियों पे निर्भर करता है, परिस्थितियों पे निर्भर करता है, क्या किस प्रकार का माहौल होता है, ठीक है। उसके बाद ही सीबीएसई प्रोपोर्शनल तरीके से इसको निश्चित कर पाएगी। ठीक है, मैं फिर आगे आता हूं आपके पास। सुनील शर्मा जी, अभी जो 2 पॉइंट्स मैंने कहे, देखिए एक तो मैं ये ठीक है आप वोकल एक्टिविटीज और इन सारी चीजों को बच्चों के ऑलराउंड डेवलपमेंट के हिसाब से लेना चाहते हैं और प्लस मार्किंग के नजरिए से भी लेना चाहते हैं, गुड। यूनिट टेस्ट, क्लास टेस्ट, मैं सहमत हूं, वाइवा भी मैं ओके हूं। प्रैक्टिकल्स को लेकर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं। एज अ पेरेंट आपको क्या लगता है कि मतलब प्रैक्टिकल्स में क्या? सर अभी जैसे मैं मेरे बच्चों के लिए अगर कहूँ तो मेरे बच्चे जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं वहां पर ऑनलाइन क्लासेस में उनको प्रैक्टिकल भी कंडक्ट करवाए जा रहे हैं और वहां पर उनके टीचर जो है वो प्रैक्टिकल्स करवाते हैं, दिखा उनको और समझाते हैं। तो जो अभी तक मेरे पास बच्चे का फीडबैक है उससे लग रहा है कि उनको कुछ कुछ समझ में आता है। और अभी के हिसाब से मेरे को लगता है कि अगर प्रैक्टिकल के मार्क्स वो दे रहे हैं तो ये बच्चे के लिए बेनिफिट ही हो सकता है। क्यों? क्योंकि 100 मार्क्स में से 30% अगर प्रैक्टिकल के होते हैं तो डेफिनेटली वो हमारे बच्चे को जो है परसेंटेज इंप्रोवाइज करने में ही फायदा करेगा। लेकिन इस पूरे नए पैटर्न में चलिए 10th और 12th का रोड मैप तो तैयार हो रहा है, लेकिन उसी प्रेशर से कि आपको ये नहीं लगता कि हम 9th और 11th के बच्चे को भी गुजारने वाले हैं, क्योंकि उसको मेंटली इस बात के लिए प्रिपेयर रहना होगा कि अभी हम जो भी कर रहे हैं वो नेक्स्ट में रिफ्लेक्ट हो सकता है। कहने का मतलब ये कि कुछ लोग इसलिए भी लाइटली ले लेते हैं क्योंकि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारियां कर रहे होते हैं। ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं जो 11th में अंडर परफॉर्म करें लेकिन 12th में ब्रिलियंटली परफॉर्म कर निकल जाते हैं, लेकिन अब उन्हें 11th में भी या 9th में भी ब्रिलियंटली परफॉर्म करना ही होगा। ये बिल्कुल मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि नो डाउट बच्चे को जो है एक्स्ट्रा एफर्ट्स तो करने पड़ेंगे अपनी परफॉर्मेंस को अच्छे रखने के लिए। लुकिंग इनटू के जो लास्ट ईयर क्लास 11th में अगर बच्चा जो था उसकी अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो तो उसको 12th में इस बार उसको अच्छा करना ही पड़ेगा अगर मैं कहूँ तो, ताकि वो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो। तो ये तो है। और 9th 10th के लिए जैसा आप कह रहे हैं तो बच्चे को तो मैं अगर एक पेरेंट की जैसे सोचूं तो कई बार जैसे मेरा खुद का बच्चा जो है बहुत जल्दी अपने कंपटीशन की तैयारियों में लग गया था। क्लास 9 से वो उसने जो है अपनी कंपटीशन की तैयारी कर ली थी। तो मैं पर्सनली तो इस चीज से ये परेशानी कुछ महसूस नहीं कर रहा हूँ,
लेकिन हाँ, हो सकता है कुछ अभिभावकों के साथ ऐसा हो कि उनके बच्चे जब 11th में या 12th में आके सोचते हैं तो उनके लिए शायद ये बहुत लेट वाला हो जाए कि इट इज टू लेट नाउ, अब हम जागे हैं और हम क्या करें। इसीलिए जैसे ये नया पैटर्न आया, मैं सबसे पहले सोशल साइट्स पर गया ये देखने के लिए कि किस तरह से ये ट्रेंड हो रहा है, और विश्वास मानिए कि इस वक्त जब हम डिबेट में बैठे हैं तब तक तो इसके कई सारे मीम्स आ चुके हैं इस नए पैटर्न्स को लेकर। या तो बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं या बिल्कुल नहीं है। वो मीम्स मैंने सोशल साइट्स पर देखे हैं जाकर। सपना, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। आप 11th में थे, मुझे अपनी क्लासेस याद हैं। मान लीजिए केमिस्ट्री के लिए हम प्रैक्टिकल्स के लिए लेबोरेटरी में जाते थे तो हमें भी कुछ मिक्सचर्स दे दिए जाते थे कि इसमें ये डालो, लाल गैस निकलेगी तो हो सकता है क्लोरीन हो, फिर आगे बढ़ो, ऐसा करो। ये चीज़ें आप देख ही रही हैं, हम कर रहे हैं। हमने किया था। कहने का मतलब, तो इसमें क्या लगता है कि आपका असेसमेंट आ गया होगा सिर्फ वाइवा बेसिस पे कि आपने क्या सीखा है? 11th कैसा था? नहीं, हमारे 11th इतना बहुत बुरा नहीं था, लेकिन एज कंपैरिजन टू अदर क्लासेस डाउन था। और प्रैक्टिकल्स का ये है कि समझ तो आ रहा है, और हम फाइनल्स में हम एग्जाम दे के आए थे, प्रैक्टिकल भी। और मतलब थोड़े दिन के लिए कोरोना डाउन आया था, वेव नहीं थी, केसेस कम हो गए थे, तो तब हम एग्जाम्स दे के आए थे। और तो तब हमने प्रैक्टिकल एग्जाम्स भी दिए थे और वो अच्छे गए थे। तो जहां तक है कि हमें लग रहा था कि हम नहीं कर पाएंगे, बट हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम से एक दिन पहले चलो फिर से क्लास ले ली, तो हमने 2-3 बार देख लिया वीडियो कॉल पे। फिर जब करा तो हमने पाया कि हम